Hello everyone, today we will study about occupational health, type of hazards in occupation and how to manage this. And like हम न्यूमोकोनियासिस पढ़ेंगे, लेड पॉइजनिंग पढ़ेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड पढ़ेंगे जहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे पूछ सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर प्रोसीडिंग द ऑक्यूपेशनल हेल्थ हम पहले ये पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ. अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ का मतलब क्या होता है. हेल्थ इज कंप्लीट well-being of physical, mental and social well-being. It is the complete physically, socially and mentally well-being and not merely the absence of disease or infirmity. यही WHO ने बोला है हेल्थ के बारे में. सो ऑक्यूपेशन हेल्थ में भी यही है. क्या है कि हमारा एम क्या है कि प्रमोट एंड मेंटेन द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्या फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ किसका, ऑफ कोर्स ऑक्यूपेशन में है तो वर्कर्स का. अंडरस्टूड. इट मीन्स फिटिंग द राइट मैन टू द राइट जॉब इज द एम ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ. ओके, सो अगर कोई ऑक्यूपेशन में काम करता है तो उसका किसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है. जिसके साथ काम करेगा, लाइक कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट्स के साथ, कोई केमिकल्स के साथ काम करेगा तो उसके साथ इंटरेक्शन होगा उस मैन का, या फिर किसी मशीन के साथ काम कर रहा है तो उसके साथ इंटरेक्शन हो सकता है, या फिर मैन टू मैन के साथ इंटरेक्शन हो सकता है. तो 3 टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन होते हैं, मैन एंड फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, और मैन एंड मशीन और मैन एंड मैन. अंडरस्टूड. सो ये 3 टाइप्स के इंटरेक्शन होते हैं एंड इसी के बेसिस पे जो हैजार्डस होता है ऑक्यूपेशन में, जो हैजार्ड्स होते हैं वो इसी के बेसिस पे होता है. अंडरस्टूड. सो हमारा है कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्लासिफिकेशन, ये यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं. दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजार्ड क्या क्या हो सकते हैं. फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है ना, साइकोलॉजिकल हो सकता है. तो ये सारे हमारे टाइप्स हैं. तो अगर हम फिजिकल हैजार्ड की अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल हैजार्ड में क्या क्या हो सकता है. फिजिकल हैजार्ड में हमारा हो सकता है हीट, लाइट, नॉइज, है ना, मशीन, ये सारी चीज़ें हो सकती है. तो हीट की वजह से क्या हो सकता है, थर्मल इंजरी होगी. थर्मल इंजरी लाइक कि हमारा हीट पायरेक्सिया हो गया, हीट एग्जॉस्टेशन हो गया, हीट सिंकोप हो गए, है ना, ये सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है. सो यहाँ से एमसीक्यू पूछते हैं कि व्हाट इज हीट पायरेक्सिया, व्हाट डू यू मीन बाय हीट एग्जॉस्टेशन. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सो जो हमारा थर्मल इंजरी होती है, जो थर्मल इंजरी में क्या क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकते हैं, हीट हाइपर पायरेक्सिया हो सकता है, हीट एग्जॉस्टेशन हो सकता है, हीट क्रैम्प्स होते हैं, हीट सिंकोप होता है. सो भाई ये सारे टर्म्स क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि ये तो सारा हीट से ही रिलेटेड है. तो बट ये इसमें थोड़ा थोड़ा की डिफरेंस होता है. वो की डिफरेंस क्या होता है मैं अभी बताती हूँ आपको. सो हीट स्ट्रोक क्या होता है. हीट स्ट्रोक होता है बेसिकली फेलियर ऑफ हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म. किसका फेलियर हो जाना, किसका, हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म का. तो देखो जो हमारा हीट है, जो हमारी बॉडी में कौन कंट्रोल करता है, ऑफ कोर्स हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा हीट को कंट्रोल करता है, राइट. तो अगर CNS, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम फेल हो जाए तो जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है, बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है कि कब नॉर्मल है अकॉर्डिंग टू बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो वो फेल हो जाएगा. वो फेल हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना होगा, मोर देन 108 110 डिग्री, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा. ओके. एंड यहाँ पे स्वेटिंग नहीं होती. क्या होता है, बॉडी एकदम हॉट एंड ड्राई होता है. अंडरस्टूड. हीट स्ट्रोक में क्या होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म, तो जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 108 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड जो बॉडी है वो वेरी 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 हॉट एंड ड्राई होगा. एंड दिस इज़ द मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन. क्या, दिस इज़ द मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन. ये बहुत लाइक स्ट्रोक नाम सुन के ही लग रहा है कि ये कुछ लाइक इमरजेंसी कंडीशन है. सो दिस हीट स्ट्रोक इज मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन, लाइक हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है. ओके. देन हमारा है हीट पायरेक्सिया. सो हीट पायरेक्सिया बेसिकली क्या है, हीट पायरेक्सिया. सो पायरेक्सिया का मतलब ये समझ में आ रहा है कि रिलेटेड टू समथिंग लाइक फीवर बहुत ज़्यादा है. सो हीट पायरेक्सिया में क्या हो रहा है, इम्पेयरमेंट ऑफ हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म. हीट स्ट्रोक में क्या हो रहा है, कंप्लीटली फेल हो गया, जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो कंप्लीटली फेल हो गया. बट हीट पायरेक्सिया में क्या है, हीट पायरेक्सिया में जो हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म है वो इम्पेयर्ड हुआ है. इट्स जस्ट इम्पेयर्ड हो गया है. तो जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मोर देन 104 होगा, लाइक 104 105 106 ऐसे होगा. ठीक है. ये हीट पायरेक्सिया होता है. उसके अलावा हमारा हीट एग्जॉस्टेशन. हीट एग्जॉस्टेशन में क्या होता है, एक होता है हमारा हीट एग्जॉस्टेशन होता है, एक होता है हीट क्रैम्प्स. सो हीट एग्जॉस्टेशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुआ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से वाटर लॉस, मतलब हीट जो एग्जॉस्टेशन है बिकॉज ऑफ वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा एंड टेम्परेचर क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा. कितना हो सकता है, 101 102 इतना डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो जाता है. सो हीट एग्जॉस्टेशन इज बिकॉज ऑफ द वाटर लॉस. एंड हीट क्रैम्प्स में क्या होता है, मसल्स में क्रैम्प होता है. क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लॉस.
की वजह से। यहाँ पे वाटर का लॉस हो रहा था, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा है, मेनली किसका, सोडियम का लॉस हो रहा है। बिकॉज ऑफ द सोडियम लॉस क्या होगा, हीट क्रैम्प्स होगा, मतलब कि मसल्स क्रैम्प आएंगे। अंडरस्टूड। बाकी हीट सिंकोप क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेरी मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, फेंटिंग हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर आप धूप में खड़े रहोगे, है ना, बहुत लंबे टाइम तक धूप में खड़े रहोगे तो हीट सिंकोप हो सकता है। क्या होगा, वेजोडाइलेशन होगा, जो सारा जो ब्लड है वो नीचे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में आके इकट्ठा हो जाएगी, ब्लड को मिल नहीं पाएगा, तो कार्डियक फ्ली जो है इनएडिक्वेट होगा, तो जिसकी वजह से हीट सिंकोप हो सकता है। ठीक है, तो ये जो सारा है ना, जो थर्मल इंजरी है, हीट स्ट्रोक, हीट हाइपरपेरेक्सिया, हीट एक्सॉशन, ये मेनली किस में होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, जो हमारे जो लोग हीट में, मतलब जो लोग धूप में ऐसे ज़्यादा काम करते हैं, लाइक फील्ड वर्कर्स हो गए, जो खेतों में काम करते हैं, हमारे सोल्जर्स हो गए, हमारे गार्ड्स हो गए, इनमें ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। सोल्जर्स में तो कितना ज़्यादा कॉमन है, आप समझ सकते हो उनका जो वर्किंग कंडीशन है कितना ज़्यादा वैसा होता है, या तो बहुत ही हीट होता है या बहुत ही कोल्ड होता है। उनको लाइक अपनी बॉडी नहीं देखते वो बेचारे, वो लाइक उनको बस है कि उनको अपने देश की रक्षा करनी है, तो वो लाइक जैसा भी इन्वायरमेंट हो उनको खड़े रहना है। अंडरस्टूड। सो उनको लाइक हिफाजत करनी है अपने देश को, तो वो ये नहीं देखते कि बाहर कितनी ठंडी है, बाहर कितनी गर्मी है, उनको लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना पड़ता है, लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ उनको खड़े रहना पड़ता है। सो सैल्यूट टू ऑल सोल्जर्स। ओके, सो सोल्जर्स में, गार्ड्स में, फील्ड वर्कर्स में ये थर्मल इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अंडरस्टूड। उसके अलावा हमारा होता है कोल्ड में लाइक फ्रोस्ट बाइट होते हैं, ट्रेंच फुट होते हैं। सो ये फ्रोस्ट बाइट और ट्रेंच फुट होता क्या है, सो ये हमारा ट्रेंच फुट है, दिस वन इज ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट में क्या होता है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर फीट को एक किसी एकदम कोल्ड वाटर या फिर बर्फ में इमर्स करके रखोगे, डाल के रखोगे, तो क्या हो जाएगा, वेजोस्पैजम होगा। ऑफ कोर्स वेजोस्पैजम होगा क्योंकि इतना ज़्यादा कोल्ड है, एंड वेजोस्पैजम की वजह से क्या हो जाएगा, स्वेलिंग होगा। सो दिस इज ट्रेंच फुट। ठीक है, बट फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है, फ्रॉस्ट बाइट में जो बॉडी का जो फ्लूइड्स है ना, जो लोअर लिम्ब हो गया है ना, उसको जो फ्लूइड्स है वही क्रिस्टलाइज हो जाएगा। क्रिस्टलाइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लाइक इसमें स्टेजेस होते हैं फ्रॉस्ट बाइट के, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे स्टेजेस होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स हो जाएगा, एंड इस तरीके से नेक्रोज हो जाएगा वो पूरा बॉडी पार्ट। ठीक है, सो इसमें हमें क्या करना होता है, अगर कुछ ऐसा अगर ट्रेंच फुट या फ्रॉस्ट बाइट हो तो हमें क्या करना है, रीवॉर्म करना। ऑफ कोर्स वॉर्म ही करेंगे, रीवॉर्म करेंगे बॉडी पार्ट्स को एट 40 to 40 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट्स। ये मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या है, लाइक लाइट की वजह से लाइक माइनर्स निस्टेगमस या ऑक्यूपेशनल कैटरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन की वजह से लाइक कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, ये चांसेस है। बाकी नॉइस की वजह से लाइक ऑडिटरी और नॉन ऑडिटरी हियरिंग लॉस हो सकता है। ठीक है ना, कुछ आयोनाइजिंग रेडिएशन। सो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशन किसकी वजह से, मेनली कोबाल्ट 60 एंड फास्फोरस 32 की वजह से, है ना। यहाँ पे से एमसीक्यू क्या पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम परमिसिबल ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन इन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इज 5 रैम पर ईयर टू होल बॉडी। ठीक है, सो लाइक मैक्सिमम आयोनाइजिंग रेडिएशन कितना हम परमिसिबल है, डेट इज 5 रैम पर ईयर टू होल बॉडी। दिस इज द एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। ठीक है, उसके अलावा हमारा केमिकल हैजार्ड हो सकता है ड्यू टू, क्यों हो सकता है केमिकल, मेनली हम इनहेल करने की वजह से, तो लाइक कुछ गैसेस की वजह से या फिर कुछ डस्ट पार्टिकल इनहेल करने की वजह से। डस्ट पार्टिकल इनहेल करने की वजह से मेनली न्यूमोकोनियोसिस होता है। न्यूमोकोनियोसिस आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा बायोलॉजिकल हैजार्ड हो सकते हैं, लाइक लेप्टोस्पायरोसिस, ब्रूसेलोसिस हो गया, एंथ्रेक्स हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा मैकेनिकल हैजार्ड हो सकता है, मेनली किसकी वजह से, मशीन से एक्सीडेंट की वजह से। अंडरस्टूड। और कुछ ऑक्यूपेशनल कैंसर होते हैं, है ना, हम आगे डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल डर्मेटोसिस होते हैं, स्किन डिजीज कुछ हो सकती है ना, लाइक डर्मेटोसिस हो गया, एक्जिमा हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा ऑफ कोर्स वी कांट फॉरगेट दिस साइकोलॉजिकल हैजार्ड, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, अगर हमें वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, हम बहुत एंक्सियस है, हमें डर लगता है, तो डिप्रेशन हो सकता है ना। अगर हम वहाँ पे हमारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसा कुछ हो सकता है साइकोलॉजिकली। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके अलावा ये हमने थर्मल इंजरी के बारे में पढ़ लिया, हमने कोल्ड इंजरीज के बारे में पढ़ लिया। तो हमने पढ़ा था कि इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, राइट, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल की वजह से न्यूमोकोनियासिस हो सकते हैं, एंड न्यूमोकोनियासिस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो डस्ट पार्टिकल है हमारे इन्वायरमेंट में, जितना ज़्यादा डस्ट पार्टिकल का साइज जितना छोटा होता जाएगा वो हमारे लिए उतना खतरनाक होता जाएगा। क्यों खतरनाक होता जाएगा, क्योंकि जितना डस्ट पार्टिकल छोटा होगा उतना ही वो जाके हमारे सीधा हमारे लंग्स के लोअर लोब में
एल्वियोली में जाके बैठ सकेंगे, बैठ जाएंगे क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, वो लंग इंजरी हो जाएगी, ठीक है। सो जितना ज़्यादा साइज का पार्टिकल छोटा होगा उतना ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है। सो यहाँ से MCQ क्या आ सकता है कि मोस्ट डेंजरस साइज ऑफ डस्ट पार्टिकल इज 0.5 to 3 माइक्रोन्स। सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो है सीधा एल्वियोली के लोअर लोब ऑफ लंग में जाके बैठ जाएंगे, वहाँ पे क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा और रेस्ट्रिक्टिव लंग इंजरी हो जाएगी। अंडरस्टूड। सो डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमोकनियासिस होता है, डिपेंड ऑन कि कौन सा डस्ट पार्टिकल हम इनहेल करते हैं उस तरीके का न्यूमोकनियासिस होता है। जैसे कि अगर हमने शुगर केन का अगर इनहेलेशन होगा तो क्या होगा, बेगोसिस होगा। एंड ये आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकते हैं डायरेक्टली, सिंगल लाइन में MCQ आ सकता है। सो शुगर केन, देखो यहाँ पे जी आ रहा है ना, शुगर केन जी, तो बेगोसिस होगा, क्या होगा, बेगोसिस, ऐसे याद करना है, ठीक है। अगर टोबैको इनहेल करने से टोबैकोसिस हो सकता है, दिस इज सिंपल, ये तो जल्दी याद हो जाएगा। उसके अलावा मोल्डी है या फिर ग्रेन डस्ट, देखो डस्ट है ना, ग्रेन फसल से रिलेटेड है, फसल में कौन काम करते हैं, फार्मर्स काम करते हैं, तो फार्मर्स लंग हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा है एस्बेस्टोसिस, क्यों होगा, एस्बेस्टोस फाइबर्स को इनहेल करने की वजह से, ये भी इजिली याद हो जाएगा, ठीक है। कोल डस्ट की वजह से एंथ्राकोसिस हो जाएगा, कोल, देखो कोल आ रहा है ना, तो एंथ्राकोसिस हो जाएगा, ठीक है। एल्यूमिनियम की वजह से एल्यूमिनोसिस हो सकता है, सिलिकॉन डस्ट की वजह से सिलिकोसिस हो सकता है, आयरन की वजह से सिडेरोसिस हो सकता है, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। आयरन इनहेल करने की वजह से, आयरन के डस्ट पार्टिकल इनहेल करने की वजह से सिडेरोसिस हो सकता है, बेरियम की वजह से बेरिटोसिस हो सकता है, स्टोन, अगर स्टोन जो जहाँ पे स्टोन का लेकिन रप्चर होता है, स्टोन को तोड़ते हैं, उसके डस्ट पार्टिकल भी होंगे, वो इनहेल करने की वजह से लिथोसिस हो सकता है। कॉटन डस्ट की वजह से बिसिनोसिस हो सकता है, तो आपको ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेगोसिस एंड बिसिनोसिस में, ठीक है। कॉटन डस्ट की वजह से बिसिनोसिस होगा एंड शुगर केन की वजह से बेगोसिस होगा। उसके अलावा बर्ड ड्रोपिंग की वजह से बर्ड फेंसियर लंग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा जो आपका जो टाइप्स ऑफ न्यूमोकनियासिस है ना, कौन से डस्ट पार्टिकल्स की वजह से कौन सा न्यूमोकनियासिस होगा, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि समबडी इज वर्किंग इन शुगर केन इंडस्ट्री, तो उसको कौन सा न्यूमोकनियासिस हो सकता है ना। तो देखो अगर कोई सैंडस्टोन इंडस्ट्री में या फिर ग्रेनाइट इंडस्ट्री, पोट्री इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री, गोल्ड माइका, स्टील इंडस्ट्री या ग्लास फैक्ट्री में बिल्डिंग या जो कंस्ट्रक्शन जहाँ पे होते हैं, रॉक माइनिंग, यहाँ पे अगर कोई काम करता है उनको सिलिकोसिस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन सब में सिलिका कंटेन होता है। अंडरस्टूड। उसके अलावा लाइक सीमेंट फैक्ट्री हो गया, फायर प्रूफ इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, एयरप्लेन्स, तो वहाँ पे एस्बेस्टोसिस होने के चांसेस है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एस्बेस्टोसिस के जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं। कोल माइंस में अभी हमने पढ़ा, कोल माइंस में एंथ्राकोसिस होने के चांसेस है, ठीक है। उसके अलावा फोटोग्राफी, प्रिंटिंग, बेरियम डायग्नोस्टिक वर्क, वहाँ पे बेरिटोसिस हो सकता है, क्योंकि इसमें बेरियम कंटेन करते हैं ये सारे। उसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिसिनोसिस हो सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, कॉटन होता है, उसकी वजह से बेसिनोसिस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारा शुगर केन फैक्ट्री में है ना, शुगर केन तो हमने पढ़ा ना, बेगोसिस होते हैं, तो ये जो पेपर एंड कार्डबोर्ड जो फैक्ट्री होती है उसमें भी शुगर केन का जो हमारा मटेरियल्स यूज़ करते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे बेगोसिस होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में फार्मर्स लंग हो गया, आयरन माइंस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में सिडेरोसिस होने के चांसेस होते हैं। सो आपको ये थोड़ा सा ऐसे 2-3 बार याद करोगे ना तो याद हो जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें ये मेनली ये एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ आया हुआ है कि एक्सरे चेंजेस इन न्यूमोकोनियासिस। तो अगर आपको एक्सरे में अगर आपको ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है तो क्या है, दैट इज एस्बेस्टोसिस, ठीक है। अगर ब्लैक लंग है तो कहीं कहीं पे नोड्यूलर ओपेसिटीज है, इट मीन्स एंथ्राकोसिस है, ठीक है। अगर मोटलिंग है तो बेगोसिस है, फाइन नोड्यूलर ओपेसिटी है तो फार्मर्स लंग डोनेट करते हैं, एंड अगर स्टॉम अपीयरेंस है तो सिलिकोसिस है। इसमें आपको ये एंड ये तो बहुत मस्ट है, ये दोनों आप याद करके जाना। अगर ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है तो एस्बेस्टोसिस है, ठीक है। अगर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस है इन एक्सरे सो इट इंडिकेट सिलिकोसिस। अंडरस्टूड। देन हम कुछ लेड पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेड पॉइजनिंग इज इम्पॉर्टेंट। सो लेड पॉइजनिंग को प्लम्बिज्म भी बोलते हैं, प्लम्बिज्म इज लेड पॉइजनिंग। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बन सकता है कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ लेड पॉइजनिंग इज इनहेलेशन।
हमारे में नॉर्मल जो इनहेलेशन की वजह से मोस्ट कॉमन जो है लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस है, ठीक है। बट इन चिल्ड्रेन में इनहेलेशन नहीं है, क्या है, इंजेक्शन है। क्यों इंजेक्शन है? क्योंकि जो बच्चे जो टॉयज से खेलते हैं ना, वो टॉयज जो है ना वो मेनली जो है वो लेड से बनते हैं। तो वो बच्चे की तो आदत होती है कि वो हर चीज़ को मुंह में लेके जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको इंजेक्शन की वजह से लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चों को खिलौने वैसे वाला नहीं देने का जो जिसमें लेड कंटेन होता है, ठीक है। तो सोर्सेज क्या है लेड पॉइजनिंग के? ऑफ कोर्स बैटरीज में तो होते ही होते हैं ना, बैटरीज हो गया, प्रिंटिंग में होते हैं, पेंट में, लेड की पाइप्स भी होती है, डाइज में, ग्लास मैन्युफैक्चर, गैसोलीन फ्रॉम ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, तो इन सब में क्या होता है, लेड कंटेन होता है, तो इसकी वजह से लेड पॉइजनिंग हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है इसमें देखो ये क्या बता रहा है, बार्टोनियंस लाइन। बार्टोनियंस लाइन क्या होता है? बार्टोनियन लाइन इज, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लूइश ब्लैक, में आपको थोड़ा सा ये इंक्रीज कर देती हूँ, अब अच्छे से दिखेगा। दिस इज ब्लूइश ब्लैक, दिख रहा है आपको, ब्लूइश ब्लैक जैसे अपीयरेंस है ना। सो इसको बोलते हैं बार्टोनियंस लाइन। क्या होता है बार्टोनियंस लाइन? बार्टोनियन लाइन होता है अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक लेड पॉइजनिंग होता है ना, तो ये वाला साइन होता है, दिस इज बार्टोनियन लाइन। ब्लूइश ब्लैक कलर अपीयरेंस होता है जॉ लाइन में, ठीक है। सो दैट इज बार्टोनियंस लाइन। तो हमारा लेड पॉइजनिंग में पूछ सकते हैं ना कि व्हाट इज क्लिनिकल फीचर्स, कैसे पता चलेगा कि किसी को लेड पॉइजनिंग हो रहा है। तो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग इज, आपको बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हो, दैट इज ABCDE। ए में क्या है? ए में अनीमिया होगा। अनीमिया होगा मतलब अनीमिया में क्या होता है? ऑफ कोर्स पैलर होता है, तो फेशियल पैलर होगा, एंड दिस इज द फर्स्ट साइन, ठीक है ना, मोस्ट अर्लीस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट साइन होगा क्या? अनीमिया। उसके अलावा बार्टोनियंस लाइन, बी इज बार्टोनियंस लाइन, अभी मैंने दिखाया बार्टोनियंस लाइन क्या होती है, या फिर बेसोफिलिक स्ट्रिपलिंग ऑफ RBC भी होती है। सी इज द एब्डोमिनल कोलिक, ठीक है। एब्डोमिनल कोलिक में लाइक मोस्टली कॉन्स्टिपेशन होता है, बट समटाइम्स डायरिया ऑल्सो अकर, ठीक है। डी इज रिस्ट ड्रॉप और फुट ड्रॉप, ठीक है। एंड ई इज एंकेफेलोपैथी होता है। सो जो हमारा ई जो एंकेफेलोपैथी है ना, ये मेनली ऑर्गेनिक लेड पॉइजनिंग, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक लेड होता है ना, सो ऑर्गेनिक लेड का अगर एक्सपोजर होगा तो मेनली जो है वो CNS सिम्टम्स देखने को मिलेगा, मतलब कि एंकेफेलोपैथी देखने को मिलेगा। बाकी अगर इनऑर्गेनिक लेड एक्सपोजर होगा तो ये सारा अनीमिया, बार्टोनियंस लाइन, एब्डोमिनल कॉलिक और रिस्ट एंड फुट ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लिनिकल फीचर है। तो पता कैसे चलता है, कैसे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। यूरिन में हम क्या क्या देखते हैं, कोप्रोपोरफायरिन लेवल देखते हैं, एंड अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड देखते हैं, एंड जो कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज ब्लड लेड लेवल, ब्लड में हम लेड लेवल चेक करते हैं। सो ये सिंपल है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में आपने ऑलरेडी जब आपने एंटीडोट्स पढ़े होंगे तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा। सो हम क्या देते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं, क्या क्या, EDTA या फिर डी पेनिसिलामाइन एंड डाइमरकैप्रोल। ये क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग है, वेरी सिंपल, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा था ऑक्यूपेशनल रिलेटेड कैंसर है, तो आप खुद सोचो कि सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर ड्यू टू ऑक्यूपेशन हैजार्ड क्या हो सकते हैं? आपके माइंड में यही आएगा, लंग कैंसर, बट नॉट इट्स लंग कैंसर, इट्स स्किन कैंसर। डर्मा कैंसर इज वेरी वेरी कॉमन इन ऑक्यूपेशन, ओके। सो मोस्ट कॉमन, यहाँ से MCQ पूछ सकते हैं, मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल रिलेटेड कैंसर इज स्किन कैंसर, ठीक है। स्किन कैंसर है, स्किन में भी अगर टाइप पूछ लेगी कौन सा टाइप ऑफ कैंसर, दैट इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा टाइप मेनली होता है। देन सेकंड नंबर पे हमारा लंग कैंसर आता है। उसके अलावा ब्लैडर कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। ब्लैडर कैंसर मेनली लाइक अगर जो एक्सपोजर टू डाइज होता है, लाइक डाइज हो गया, बिटर नेप्थाइल अमीन हो गया, बेंजीडीन और अमीन, है ना, तो वहाँ पे ब्लैडर कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। उसके अलावा लाइक ल्यूकीमिया हो गया, है ना, तो ये सारे ऑक्यूपेशनल रिलेटेड कैंसर्स होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये सारे को हमें प्रिवेंट करना है, लोगों को ना हो। सो प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट इज एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक इज नथिंग जस्ट सिंपल कि पुटिंग द राइट मैन इन द राइट जॉब। उससे पहले लाइक हम उसको आपने सुना होगा ना कि आप कहीं अगर किसी जगह पे जाते हैं तो आपको पहले प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है। सो ही एग्जामिन करते हैं, अगर लगेगा कि हाँ ये फिट नहीं है तो इसको उस जॉब में नहीं रखते, सिंपल है। सो पुटिंग द राइट मैन इन द राइट जॉब इज द एर्गोनॉमिक्स। और एम्पोरिएट्रिक्स क्या है? एम्पोरिएट्रिक्स में क्या है, सिंपल है कि जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, लेट सपोज कोई इंटरनेशनल ट्रेवलिंग करता है, कोई इंडिया से कहीं और जा रहा है, तो लेट सपोज इंडिया से कोई अफ्रीका जा रहा है, कहीं ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे लेट सपोज आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि वहाँ पे येलो फीवर जो है वो कॉमन है। तो अगर वो इंसान वहाँ ट्रेवल कर रहा है तो हम उसको पहले क्या करेंगे, उसको हेल्थ एजुकेट करेंगे, है ना, उसको हम पहले ही वैक्सीनेट करवा देंगे, है ना। सो दिस इज एम्पोरिएट्रिक, मतलब रिलेटेड टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट
इम्पोर्ट, जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उनको ही पहले ही लाइक एजुकेशन देना, उनको वैक्सीन कराना, है ना, सारा उससे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें ध्यान में रखना, डेट इज एम्पोरियाट्रिक्स। एर्गोनॉमिक्स इज पुटिंग द राइट मैन इन द राइट जॉब, एंड एम्पोरियाट्रिक्स में मतलब कि जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो उससे पहले ही मेजरमेंट लेना, ठीक है। देन क्या क्या वेज है, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सो आइदर मेडिकल वेज हो सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर लेजिस्लेटिव हो सकता है। लेजिस्लेटिव में हम क्या करेंगे, हम कानून बनाएंगे, हम एक्ट बनाएंगे, लाइक फैक्ट्री एक्ट हो गया, ईएसआई एक्ट हो गया, नरेगा एक्ट हो गया, हम आगे एक्ट पढ़ेंगे आगे वाली क्लास में, ठीक है। इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग में मतलब मशीन से रिलेटेड, तो मतलब हम मशीन को अच्छा लाइक एडवांस मोर टेक्नोलॉजिस्ट बनाएंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे, है ना, यही सारा हम इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। प्रॉपर हाउस कीपिंग हो, जो लोग ऐसे गैस वाले एरिया में जो काम करते हैं तो प्रॉपर लाइक मास्क वगैरह हो ना, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हो, सो दैट्स ऑल कम्स अंडर इंजीनियरिंग। मेडिकल में क्या हो सकता है, मेडिकल में लाइक प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, पोस्ट प्लेसमेंट एग्जामिनेशन, मतलब कि जब भी हम जैसे हम भी एज ए नर्स जब हम किसी हॉस्पिटल में हमारा ज्वाइनिंग होता है तो उससे पहले हमारा प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होता है। वो जस्ट चेक करता है कि वेदर वी आर फिट और नॉट फिट, है ना, सो लाइक एक्सरे, ब्लड चेकअप, आई टेस्ट, सारा टेस्ट होता है, ठीक है। देन इन बिटवीन आपका ये प्री प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होगा तो चेक की कोई डिजीज तो नहीं है, अगर कोई डिजीज है तो हम उसको प्रॉपर इंटरवेंशन दे सकते हैं पहले ही, ठीक है। पोस्ट प्लेसमेंट एग्जामिनेशन में क्या होता है, पोस्ट प्लेसमेंट मतलब कि आफ्टर प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद लाइक डिपेंड्स कि आपकी कौन सी किस टाइप का जॉब है, कौन लाइक अगर कोई गैस से रिलेटेड है तो वहाँ लाइक मंथली में या फिर ईयरली में या 2 ईयरली या हाफ ईयरली में आपका टेस्ट होगा, चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए कि अब आप जो आपका हेल्थ है उससे आप डेविएट तो नहीं हो रहे हो, डेविएट तो नहीं हो रहे हो। अगर पहले आप हेल्दी थे, अब कुछ आपको डिजीज तो नहीं हो रही, जैसे कि हम भी एज ए नर्स हमारा HbS एजी टाइटर चेक करते हैं, है ना, सो कि वो कम है तो हम लाइक HbS हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन करवानी है। सो ऐसे ही पोस्ट प्लेसमेंट एग्जामिनेशन होती है। उसके अलावा लाइक नोटिफिकेशंस ऑफ डिजीज होती है, मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया। सो ये सारे किसके अंडर आते हैं, ये सारे हमारे मेडिकल इंटरवेंशन के अंडर आते हैं। अंडरस्टूड। सो ये हमारा था ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड अ टाइप ऑफ हैजार्डस, हाउ वी प्रिवेंट। सो ये उसके बारे में था। सो नेक्स्ट क्लास में हम ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फैक्ट्री एक्ट, ईएसआई एक्ट और नरेगा एक्ट के बारे में, ये एक्ट क्या बोलते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, है ना, हमें पता भी होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।